नमस्कार, हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम बात करने पहुंचे हैं नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक जी से। कौशिक जी छत्तीसगढ़ से नेता प्रतिपक्ष है, पूर्व में विधानसभा अध्यक्ष भी रह चुके हैं। छत्तीसगढ़ में बीजेपी 15 सालों के सरकार के बाद इस वक्त 2023 की चुनावी तैयारियों में जुटी हुई है। कौशिक जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत। जी नमस्कार। बड़े सवाल, गंभीर सवाल आपकी पार्टी के सामने। कहते हैं चुनावी टानिक आप लोगों विपक्षियों ने दे दिया है विधानसभा से पहले ही, सत्र से पहले। कल से सत्र शुरू होगा, कहते हैं कि जितने मुद्दे आप उठा रहे थे वो सिंहदेव जी के पत्र ने दे दिए। देखिए, कांग्रेस में जो अंतरकलह है ये आज का एक दिन का मामला नहीं है। जिस प्रकार से मैंने पहले भी कहा है कि नीचे के कार्यकर्ताओं का विधायकों के लिए जो नाराज़गी है, विधायकों का मंत्रियों के लिए और मंत्री का मुख्यमंत्री के लिए, इस बात को मैं बार बार बोल रहा हूँ। और कल जो परसों जो घटना हुई है ये अपने आप में स्पष्ट है कि किस प्रकार से नाराज़गी जताई गई है। जिस बात का हम आरोप लगाते हैं कि इस प्रदेश के गरीबों के साथ में सरकार ने अन्याय किया, उनके 13 लाख मकान जो आवास मिलने थे ये सरकार खा गई। पंचायत मंत्री स्वयं इसको स्वीकार कर रहे हैं कि 8 लाख मकान गरीबों का हम नहीं दे पाए, और बहुत सारी बातों को कहा है। लेकिन जो हम पहले से बोल रहे हैं ये बात वो प्रमाणित कर रही है कि ये सरकार केवल आने के बाद में भ्रष्टाचार में लगी हुई है। गरीबों के जहां हितैषी होनी चाहिए, नाम तो गरीबों के लेते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान यदि गरीबों का हुआ है तो इस सरकार, कांग्रेस की सरकार आने के बाद में गरीबों का हुआ है। और निश्चित रूप से कल से सत्र है, बहुत सारे मुद्दे आएंगे। इस बीच में बहुत सारी घटनाएं घटी है और उन घटनाओं को लेकर के जाएंगे और सदन में उठाएंगे, क्योंकि हमारी लड़ाई तो सड़क से सदन तक की है। बड़े बड़े वायदे करने के बाद में जो वादा खिलाफी सरकार कर रही है, आज जनता का विश्वास भी सरकार खो चुकी है। संख्या बल के लिहाज से बीजेपी बड़ी कमजोर नजर आती है। 15 सालों की सरकार के बाद पहले 15 सीट पर सिमटना, फिर एक सीट और घट जाना दंतेवाड़ा वाला, फिर उसके बाद में जो दोनों उपचुनाव हुए हैं, खासतौर पे खैरागढ़ की बात करूं या मरवाही की बात करूं। मरवाही में तो जोगी कांग्रेस ने आपको लास्ट मौके पर एन सपोर्ट की भी घोषणा की, लेकिन तमाम परिस्थितियों के बावजूद बीजेपी छत्तीसगढ़ में वो प्रदर्शन कैसे दोहरा पाएगी जो लगातार 3 बार दोहराने में कामयाब रही थी। अब तो एक जो सहारा कहा जाता था कि आपकी बी टीम आपका सहारा देती है जोगी जी वाली, वो खुद अपने ही परिस्थितियों से जूझ रही है। वहां पर एक अलग कलह मचा हुआ है और लोग कहते हैं कि शायद जोगी कांग्रेस इस बार वो प्रदर्शन नहीं दोहरा पाएगी। तो बीजेपी के लिए कितनी बड़ी चुनौती है 23? आधारशिला तो ठीक है, विधानसभा का सत्र शुरू होगा, आवाज उठाया जाएगा, सड़क पर भी आवाज आप लोग लगातार उठा रहे हैं। तैयारी क्या है, एजेंडा क्या है, कैसे 23 में फतह मिलेगी? जो 15-14 का जो आंकड़ा आप लोग को मिल रहा है और लगातार सबब मिल रहा है हार का अलग अलग। देखिए, मैं आपको बता दूं कि बाई इलेक्शन का जो तस्वीर है ये मेन इलेक्शन की कोई पृष्ठभूमि नहीं है, क्योंकि हमेशा जो बाई इलेक्शन है लगभग आप देखेंगे सरकार के पास पक्ष में जाती है। जहाँ तक मैं कहूँ कि 2023 की बात है, 2023 में भाजपा की सरकार बनेगी, मेरा पूरा विश्वास है, इस प्रदेश का जनता का विश्वास है। और विश्वास का जो सबसे बड़ा कारण है कि इस सरकार ने चुनाव के पहले बहुत सारे वायदे किए, बहुत सारे सपने दिखाए गए, और सपने दिखाने के बाद में कैसे उसको रौंदने का काम किया है ये जनता छत्तीसगढ़ की देख रही है। हमारे सरकार के 15 साल के हमारे उपलब्धि और आज इनके 3.5 साल के सरकार की उपलब्धि, ये भी चर्चा का विषय है कि हम किस प्रकार से सरकार उस समय चलाए थे, और चलाने के बाद में उस समय लोगों के लिए राहत ही राहत भरी थी। लेकिन इस 3.5 साल में जनता कराहने लगी है, और इसके लिए केवल हमको जो तैयारी करनी है वो है हमारा संगठन, हमारे आंदोलन, और उसके साथ में इस सरकार की जो खामियां हैं, जो भ्रष्टाचार है, ये सारे चीज़ें जनता के बीच में लेकर जाना, उसके बीच में रखना, और हमारी सरकार और इनकी सरकार के तुलना करना कि इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के आज जो डेवलपमेंट जो छत्तीसगढ़ का दिखाई दे रहा है, ऑल इंडिया स्तर पर जो छत्तीसगढ़ का जो ग्रोथ हुआ है, ये सारे चीज़ें जनता के सामने में है। और मैं समझता हूं कि जब दोनों के कंपैरिजन करेंगे
तो तुलना के यदि करेंगे तो अच्छा, तुलना में हम बेहतर पाएंगे। ये हमेशा राजनीतिक दलों का रहता है कि तुलना करेंगे आप तो हमारी सरकार ज्यादा बेहतर नजर आएगी। 23 के बाद 24 में चुनाव, पिछले बार भी 18 के बाद 19 में चुनाव हुए। 11 विधानसभा सीटों में से 10 सीटों पर बीजेपी को कामयाबी मिली। लगातार वो कामयाबी दोहराने का मौका मिला। मतलब कहीं ना कहीं मोदी जी की जो एक्सट्रैक्शन का फार्मूला है वो यहाँ भी काम कर रहा है। लेकिन सवाल फिर से वहीं लाता हूँ, थोड़ा सेंट्रल ले चलता हूँ आपको। ये आरोप लग रहा है बीजेपी पर कि वो एक एजेंडा वाइज पॉलिटिक्स कर रही है। हिंदुत्व, ध्रुवीकरण, सांप्रदायिकरण, लगातार सवाल उठाना। हिंदुत्वीकरण एक सवाल लगातार। राहुल गांधी भी आपको बीच में एक बार आपकी पार्टी पर कटाक्ष किए कि हिंदू और हिंदुत्व के डिफरेंस को समझने की जरूरत है बीजेपी को। फिर लगातार बहुत सारे सवाल उठते हैं। देश में देख रहे हैं कि तनाव की स्थितियां भी बन रही हैं, सवाल भी उठ रहे हैं। आपके ही पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता जिन्हें आप लोगों ने पार्टी से बाद में निष्कासित कर दिया और कहा कि ये खुद एक अलग तरह का एलिमेंट है, इसके बयान को उन्हीं के साथ जोड़कर देखना चाहिए। लगता है कि ये तमाम चीजें क्या छत्तीसगढ़ में 2023 में प्रयोग में लाई जाएंगी या सिर्फ ये 24 का फार्मूला है? 23 का फार्मूला छत्तीसगढ़ के लिए क्या है? क्योंकि चुनाव में अब सिर्फ महज 1.25 साल बाकी। देखिए, जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं, सेंट्रल में जनसंघ की हमारी स्थापना हुई और जनसंघ की स्थापना से ही जुड़ा हुआ था कि धारा 370 कश्मीर से हटाना चाहिए। राम मंदिर के मामला को हम लोगों ने समर्थन दिया था और उसके साथ में कि देश की एकता और अखंडता के लिए जिस प्रकार से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान हुआ था, तो आज हम इतने बहुमत के बाद में यदि राम मंदिर नहीं बनाएंगे, इतने बहुमत के बाद में धारा 370 नहीं हटाएंगे, इतने बहुमत के बाद में हम कश्मीर जो हमारा देश का मुकुट कहा जाता है उसको हम संवारने का काम नहीं करेंगे तो कब करेंगे? तो आज हम सत्ता में आए इसलिए हिंदुत्व तो हमारा एजेंडा बन गया, ऐसा नहीं है। हम जिस दिन सरकार में नहीं थे और जनसंघ हमारी पार्टी काम कर रही थी, जनता पार्टी के समय और भारतीय जनता पार्टी की स्थापना के बाद में ये सारे हमारे एजेंडे रहे हैं जिसको पूरा करने का समय अभी आया और हम कर रहे हैं। हमने वादा खिलाफी नहीं किया, बल्कि हमारा जो एजेंडा है अंत्योदय का कि हम गरीबों के लिए काम करेंगे। और आज मोदी जी का जो केंद्र बिंदु है किसान है, गरीब है, गांव है, उसका आप देखिए रिफ्लेक्शन पूरे चुनाव के पहले ही लोग बोलना शुरू कर दिए हैं कि 2024 मोदी जी तीसरे बार आएंगे। लेकिन आपने कही कि 2023 में आपकी क्या तैयारी है? मैं फिर आपको कहना चाहता हूं कि हमारी पूरी तैयारी है। हमारे संगठन लगातार, हमारे कार्यक्रम, हमारे आंदोलन और उसके साथ में जिस प्रकार से सरकार चल रही है कि आज सब लोग अपने आप को छला हुआ महसूस कर रहे हैं। शराबबंदी का नाम दिए, शराबबंदी, आज शराबबंदी हुआ नहीं, घर में परोसने का काम शुरू कर दिया। 2500 थोड़ा सा रोक रहा हूँ। शराबबंदी पर एक नारा आप लोगों ने मरवाही में दिया, बड़ा चर्चित नारा हुआ, शेर छाप कुत्ता छाप, ये बड़ा एक एजेंडा ही इस नारा। लगता है शराबबंदी पर जो कमेटी सरकार ने बनाई, सरकार कही कि पूर्ण शराबबंदी लागू नहीं की जा सकती। जिन राज्यों में कोशिश की भी गई, खासतौर पर वो लोग गुजरात का उदाहरण थे, गुजरात में पूर्ण शराबबंदी लागू की गई, लेकिन शराबबंदी उस तरीके से लागू हो नहीं सकती और वैसे दिखती नहीं है। छत्तीसगढ़ के लिए क्या आपको लगता है कि पूर्ण शराबबंदी छत्तीसगढ़ में संभव है या सरकार में इच्छा शक्ति की कमी? सरकार अपने राजस्व का सबसे बड़ा केंद्र शराब को मानती है और शायद इसलिए वो शराब के प्रति एक जो कह सकते हैं कि हर पार्टियां दूरी बना लेती है, वैसे कुछ स्थितियां चल रही हैं। देखिए, आपको चुनाव जीतने के लिए आप एजेंडा जारी करते हैं, घोषणा पत्र जारी करते हैं, जनता उस पर विश्वास करती है। बोलने की आवश्यकता नहीं थी, जनता ने मांग नहीं किया था। लेकिन आपने कहा कि हम शराबबंदी करेंगे, पूर्ण शराबबंदी करेंगे। कमेटी आपने बनाई, आपका कमेटी की बैठक नहीं हो रही है, कमेटी का प्रतिवेदन नहीं आ रहा है। आज आप गुजरात का उदाहरण देना चाहेंगे, दूसरे प्रदेश का देना चाहेंगे, तो दूसरे प्रदेश का देना चाहेंगे तो इसके पहले उनको जाना चाहिए और जा कर के देखना चाहिए कि हमें घोषणा पत्र में क्या जारी करना है। ये तो सरासर जनता के साथ में वादा खिलाफी है। दूसरी बात, हम पंजाब के बारे में सुना करते थे कि उड़ता पंजाब। आज केवल शराब नहीं, ऐसा कोई नशा नहीं है जो हिंदुस्तान में हो और छत्तीसगढ़ में आसानी से ना मिल जाए। उड़ता छत्तीसगढ़, उड़ता छत्तीसगढ़। और उड़ता छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ी जो यहाँ पर जो समस्या है वो है कि जितने प्रकार के अवैध नशे का कारोबार का हिंदुस्तान का हब छत्तीसगढ़ बन गया है। तस्करी यहाँ से अन्य राज्यों को हो रही है, लेकिन जब तक सरकार के संरक्षण नहीं होगा, जब तक इस पर प्रतिबंध नहीं लगाएंगे,
सरकार की इच्छा शक्ति ही नहीं है और उसका सबसे दुष्परिणाम आ रहा है आत्महत्या। मैं आपको बताना चाहूँगा, इस 3 साल में 24,000 लोग आत्महत्या किए हैं। उसमें हमारे 572 किसान ने आत्महत्या किया। आत्महत्या ये बोलते हैं कि हम गढ़बो नवा छत्तीसगढ़। परिवार के साथ आत्महत्या। कल 2 मासूम बच्चे को देख करके मेरे आँख से आंसू निकल गए कि महिला अपने बच्चों के साथ में अग्नि स्नान, और कैसे वो कठोर जीव है कि अग्नि स्नान करके बच्चे को जला करके और खुद मर गई। इसके पहले मैं बताना चाहूँगा कि कुएं में कूद गए पूरे बच्चे को लेकर के। ये पूरा प्रदेश का वातावरण दूषित हो रहा है और दूषित होने के कारण में आज आत्महत्या की तरफ लोग प्रेरित हो रहे हैं, अवसाद में लोग जा रहे हैं। जब इतनी बढ़िया सरकार चल रही है, इतनी अच्छी सरकार चल रही है, तो किसान को आत्महत्या करने की आवश्यकता क्या है? परिवार को सामूहिक रूप से आत्महत्या करने की क्या आवश्यकता है? वास्तविक में इसका जो दुष्परिणाम हम सबके सामने में है कि 24,000 लोग आत्महत्या किए और हिंदुस्तान में सेकंड नंबर पर आत्महत्या में छत्तीसगढ़ का नाम है। ये छत्तीसगढ़ उस दिशा में जा रही है। यदि आपको यहाँ के संस्कृति के हिसाब से, कल्चर के हिसाब से कि जैसा पहले जैसा लोग सुखी के साथ जीवन जिए, खुशी के साथ में जीवन जिए, परिवार में एक अच्छे वातावरण का निर्माण हो, तो मुझे लगता है कि इस कांग्रेस सरकार को बदलनी पड़ेगी। आज जितने भी अनाचार की घटनाएं हो रही है, चोरी, डकैती, हत्या, पुलिस का यहाँ पर राजनीतिकरण किया गया है। पुलिस का टेरर समाप्त हो गया अपराधियों के बीच में। हावी हो गया। लेकिन एक सवाल रोक रहा हूँ, आप फिर से बढ़ाइएगा इस विषय को। आपका आरोप है अपराधीकरण हावी हो गया। पुराने समय का जिक्र करता हूँ, जब आपकी पार्टी की सरकार थी, उस समय भी सीएम हाउस के सामने में एक युवक ने आत्महत्या कर ली। उसका कहना था कि रोजगार चाहिए। आत्महत्या के प्रकरण पर नागपुर के इलाके में, विदर्भ में क्षेत्र देखते हैं, राष्ट्रीय स्तर पर भी बड़ा सवाल है। किसानों का हमने आंदोलन देखा, बीच में अग्निवीर, अग्निपथ की योजनाओं में हमने ट्रेनों शहर शहर को जलते हुए देखा, दंगों के नाम पर जलते देख रहे हैं। सवाल ये है, बेरोजगारी, महंगाई, इन सब के इशू के बीच कितनी बड़ी चुनौती है 14 से 46 तक का सफर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हम लोगों ने करके दिया था और लगातार हमारी सरकार बनी। इस बार हमारी सरकार किसी कारण से नहीं बन पाई। उसमें बहुत बड़े मुद्दा था धान का सपोर्ट प्राइस। 2 साल का हम बोनस नहीं दिए थे, 2 साल का बोनस। कांग्रेस का कहना साहब, हर किसान का कर्जा माफ, बेरोजगारों को भत्ता, पूर्ण शराबबंदी, ये लोगों को आकर्षित किए और आकर्षित करने के बाद में अपने तरफ उनको खींचा। लेकिन खींचने के बाद में 3.5 साल में रिजल्ट क्या है? ना बेरोजगारी भत्ता, ना शराब बंदी, ना 2 साल का बोनस, ना किसानों के कर्जा माफ़, आधे अधूरे कर्जा माफ़। तो जिस बात को कमिटमेंट जो किया है, जनता उस बात को देखती है आजकल। और देखने के बाद में कि सरकार ने क्या किया, यह निश्चित रूप से उनके दिमाग में है। पूरे प्रदेश में विकास कार्य ठप हो चुके हैं। कर्जे की तरफ हम बढ़ रहे हैं। लगातार ये सरकार कर्जा ले रही है और कर्जा भी जो ले रही है, कोई उससे निर्माण कार्य नहीं, कोई उत्पादन नहीं कि जिससे उस कर्जे लेने का लाभ मिल सके। जिस प्रकार से कर्जा ले रहे हैं, आप देखते जाइए कि उसके ब्याज चुकाने के लिए जो आपके पास में जो पैसे की जो ज़रूरत पड़ रही है, आपका टोटल विकास का कार्य डूब गया है। हम लोगों ने 15 साल में 33,000 करोड़ का कर्जा लिया था। ये 3.5 साल के अंदर में 60,000 करोड़ के कर्जा ले लिया। उनका आरोप है ना, कांग्रेस का आरोप है कि आप प्रदेश को उस खस्ता हाल में छोड़ के गए जब खजाने में पैसा नहीं था। कांग्रेस कहती है कि खस्ता हाल में छोड़ के गए इसलिए खजाने में पैसा नहीं था। दूसरा, केंद्र सरकार जीएसटी का इनका हिस्सा नहीं लौटा रही है। ये तमाम सवाल कांग्रेस आपसे पूछती है। मेरा कहना, ये तमाम गतिरोध के बीच में तालमेल, क्या तालमेल का अभाव हो रहा है केंद्र और राज्य के बीच में? देखिए, केंद्र सरकार को जो मदद करनी चाहिए, तो मैं आपको बता देता हूँ, मैं फिगर भी बता दूंगा। जितना पैसा बजट में राज्य सरकार के देती है, उससे ज़्यादा पैसा नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। नंबर 1, कांग्रेस की सरकार रही तो राज्यों को 32% दिया जाता था। नरेंद्र मोदी जी 3 बार मुख्यमंत्री रहे। उन्होंने जो सामना किया कि एक मुख्यमंत्री को क्या तकलीफ़ होती है और कैसे उसको उसका
समाधान निकालना पड़ता है। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो जो 32% दिया जा रहा था उसको उन्होंने 42% किया और राज्यों को आज 42% की राशि मिल रही है। ये नरेंद्र मोदी जी के कारण में मिल रही है। जो सहयोग यहाँ देना चाहिए उससे ज़्यादा सहयोग केंद्र सरकार के द्वारा दी जा रही है, लेकिन राज्य सरकार में इतनी भी ताकत नहीं है कि उस पैसे का मैचिंग ग्रांट की राशि ये दे सके। आज यदि मंत्री जी त्याग पत्र दिए कि मैं मकान बना करके नहीं दे पा रहा हूँ, इसके लिए पापड़ बेलने का काम उन्होंने किया, लेकिन हमेशा फाइनेंस के द्वारा उनकी फाइल लौटा दी गई, उनको कर्ज लेने की अनुमति नहीं मिली और लोगों के मकान नहीं बना सके। इसके कारण उन्होंने त्याग पत्र दिया। लेकिन ये सरकार, केंद्र सरकार जो राशि दे रही है आज उसको भी खर्चा करने की स्थिति में नहीं है। ऐसे सच्चे लोगों की ज़रूरत तो आपकी पार्टी को है। हमने पंजाब से अलग कई जगह देखा, कैप्टन भी आए आपके साथ में, बंगाल में भी हमने देखा शिवेंदु आए आपके साथ में, चुनाव लड़े गए, खुद ममता बनर्जी हार गई। अब जब इतने सच्चे हैं टी.एस. सिंह तो क्या माने, बीजेपी दरवाज़ा खोल रही है टी.एस. सिंहदेव जी के लिए? देखिए, बीजेपी के दरवाज़ा खोलने और नहीं खोलने की अभी बात नहीं है। कांग्रेस के अंदर टी.एस. बाबा के क्या प्रतिष्ठा है और टी.एस. बाबा के कितना अपमान करने का प्रयास किया गया है, ये मुख्य प्रश्न है। टी.एस. बाबा कांग्रेस के अंदर रह करके कांग्रेस के बाहर जाना चाहते हैं, ये टी.एस. बाबा का है, उनको विचार करना है। लेकिन जिस प्रकार से सरकार चल रही है और जिस प्रकार से जनप्रतिनिधि का अपमान हो रहा है, केवल टी.एस. बाबा एक नहीं है, बल्कि घुटन महसूस करने लगे हैं लोग कांग्रेस के अंदर। और पूरे देश में आप देख रहे हो कि कांग्रेस छोड़ करके लोग जा रहे हैं। अच्छे जो लोग हैं कांग्रेस के अंदर में रहना नहीं चाह रहे हैं। कमोबेश छत्तीसगढ़ वही स्थिति में है। नहीं, इसमें पूछ लेता हूँ, ये जो घुटन महसूस वाला सवाल है, यही घुटन आप लोगों ने कहा महाराष्ट्र में भी घुटन महसूस हो रहा था, फिर अचानक से वो सूरत से आसाम पहुंच गए, आसाम से फिर वापसी में गोवा, फिर गोवा से फिर एकनाथ शिंदे अब मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के। ये जो घुटन का सब्जेक्ट है, लगता है यहाँ पर संख्या बल कांग्रेस के पास थोड़ा ज़्यादा है, इसलिए आप लोग घुटन में इस पार्टी को यहाँ पर तोड़ नहीं पा रहे। कांग्रेस मुक्त जिस भारत की आप लोगों ने बात की थी, वहाँ कमजोर पड़ जा रहे। हमको तोड़ने की आवश्यकता ही नहीं है। इतने बोझ से लदे हुए हैं, भार से लदे हुए हैं कि कांग्रेस अपने आप टूट रही है। पूरे देश में देख लिए कांग्रेस सिमट गई और आने वाले समय में 2 प्रदेश बचे हुए हैं। नरेंद्र मोदी जी का कांग्रेस मुक्त भारत, ये जो उनके आह्वान है, मुझे तो अपने आंखों से साकार होते हुए दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस लगातार सिमटती जा रही है। आज जो उनके पास में नेतृत्व का अभाव, भरोसा का अभाव, विश्वास का अभाव, और जहां विश्वास यदि खत्म हो जाए तो उस पार्टी को डूबने से कोई नहीं बचा सकता। मतलब क्या माने आप लोग, विपक्ष मुक्त भारत की परिकल्पना कर रहे हैं कि इतना सारा सापेक्षता सिद्धांत है कि विपक्ष रहे ही ना, खाली पक्ष ही पक्ष रहे। देखिए, इस पर सवाल थोड़ा और बढ़ा दे रहा हूँ। सीजीआई जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उन्होंने भी एक टिप्पणी की कि विपक्ष के साथ ये चीज़ें सही नहीं है। विपक्ष का जो गतिरोध दिख रहा है, विपक्ष लगातार हमलावर हो रहा है, विपक्ष की एकजुटता को लेकर भी जो राष्ट्रपति चुनाव में दिखा कि विपक्ष खुद आपस में बिखर रही है। क्या लग रहा है, विपक्ष को किस टेंडेंसी से आप लोग देख रहे हैं, क्योंकि आप लोग यहाँ पर विपक्ष में? विपक्ष की जो बात आती है, लोकतंत्र के लिए मजबूत होना चाहिए और जितना विपक्ष मजबूत होगा आपका लोकतंत्र मजबूत होगा। लेकिन हम कांग्रेस मुक्त की बात कर रहे हैं, विपक्ष मुक्त नहीं कर रहे हैं। उसका कारण आपको बता देता हूँ। उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे बड़ा प्रदेश, 3-4 चुनाव का रिजल्ट निकाल करके देख लीजिए कि कांग्रेस वहाँ पर विपक्ष की भूमिका में कब रही है। जो सत्ताधारी दल कांग्रेस रही है, विपक्ष की भूमिका उनके 3-4 चुनाव से देखेंगे तो ख़त्म हो गई है। सबसे बड़ा प्रदेश। आप चले जाइए बिहार में 3-4 चुनाव का आप रिजल्ट देख लीजिए, विपक्ष की भूमिका में कांग्रेस कहीं दिखाई नहीं दे रही है, कहीं 3rd में है तो कहीं 4th में है। ये स्थिति है। बंगाल की बात करते हैं, बंगाल में उनकी सरकार रही है, बंगाल में 0 में आ गए वो। अब उसके बाद में हम अनेक प्रदेशों में जाएंगे, साउथ में आप जाइए, लगभग स्थिति वहाँ वो बन रही है। तो आज विपक्ष की जो बात आप कर रहे हैं, विपक्ष मजबूत चाहिए, लेकिन विपक्ष मजबूत के लिए कांग्रेस उस स्थिति में तैयार नहीं है। मैं अनेक प्रदेश का उदाहरण बता सकता हूं कि जिसमें लीड रोल में भी नहीं है। मतलब
राष्ट्रीय पार्टी है, लेकिन क्षेत्रीय पार्टी उनसे ऊपर है और क्षेत्रीय पार्टी के नीचे वो पार्टी आज काम कर रही है, उसके साथ में समझौता कर रही है, जिसको तवज्जो भी क्षेत्रीय पार्टी नहीं दे रही है। ये कांग्रेस की स्थिति कमोबेश में हिंदुस्तान में बन गई है। नहीं तो इस पर आरोप तो आप ही की पार्टी पर लगता है कि आप लोग क्या कर रहे हैं। जहाँ जहाँ विपक्ष थोड़ा मजबूत होने की कोशिश करता है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाजवादी पार्टी को तो पूरा आजकल धराशायी स्थिति में देख रहे, मायावती को, ममता बनर्जी हो, बाकी राज्यों राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, ये जो केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग है कि ईडी, एनआईए, सीबीआई सबको लेकर के आप लोग कूद जाते हैं। नहीं होता तो बॉलीवुड के पीछे नारकोटिक्स विंग लेके कूद जाते हैं। प्रेशर ऑफ पॉलिटिक्स बीजेपी कर रही है, केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग, ताकि विपक्ष क्या रहे, खड़ा न रह सके। क्या ऐसा कर रहे छत्तीसगढ़ में? ऐसा ही हो रहा है। पिछले दिनों छापे की कहानी आपने देखा। आप ये देखिए कि चाहे सीबीआई हो, चाहे ईडी हो, चाहे आपका आईटी हो, ये कोई सरकार कब है तो काम नहीं करती, ऐसा नहीं है। यूपीए की सरकार थी तो भी अपना काम कर रहे थे। यहाँ जब हमारी सरकार थी तो भी आईटी का रेड हुआ, लेकिन आईटी का रेड कहाँ होता है कि जहाँ पर गुंजाइश है और रेड की और मिला, ये तो प्रमाणित है। कौन इसको कह सकता है कि गलत हुआ करके? लेकिन उसके उपयोग की ज़रूरत नहीं है। वो तो स्वतंत्र एजेंसी अपना काम करती रहेगी, चाहे किसी की सरकार रहे। आखिर उसको बनाने की आवश्यकता क्या है? क्यों बनाएंगे? कि लोकतंत्र आपका मजबूत हो, पारदर्शिता के साथ में सरकार काम करे, लोगों के बीच में उस सरकार के प्रति विश्वास हो, ये सारी बातें हैं। और तो वो अपनी काम करते रहेगी, उससे किसी पार्टी को लेने देने की आवश्यकता नहीं है। और जहाँ साँच है वहाँ आँच नहीं है, डरने की भी आवश्यकता नहीं है। लेकिन पता नहीं क्यों इतना घबराए हुए हैं ईडी के नाम से, आईटी के नाम से। ये तो अपना काम करते रहेंगे, जब इनकी सरकार आएगी तो भी ये काम करेंगे। इनकी सरकार रही है तो भी वो काम करती रही है। ये आप नेता प्रतिपक्ष की भूमिका भी निभा रहे हैं, साथ में आप इससे पहले विधानसभा अध्यक्ष भी रहे। आप कह रहे हैं 2023 में ये खिला फिर से फतह होगा। एक बड़ा गंभीर सवाल आपसे पूछ लेता हूँ, आपके मन में प्रत्याशा है सीएम पद के दौड़ में आप रहेंगे? क्योंकि पिछड़ा वर्ग की पॉलिटिक्स तो चल रही है, मतलब तैयारियों में एक खाका बच गया है सीएम की कुर्सी छत्तीसगढ़ में, उसकी दौड़ में माने धर्मलाल कौशिक जी भी हैं। आप जो कयास लगाएंगे वैसा कुछ होता नहीं है। उत्तर प्रदेश का जब सीएम कौन बनेगा, तो उत्तर प्रदेश का सीएम लेकर के आए तो किसी को अंदाज़ा नहीं थे। हरियाणा के सीएम कौन बनेंगे, किसी को अंदाज़ा नहीं थे। आप उस चक्कर में मत पड़िए कि सीएम कौन बनेगा। सरकार भाजपा की बनेगी और संसदीय बोर्ड जो तय करते हैं, विधायक दल जो तय करता है, वो सीएम बन जाते हैं। इसलिए उस चक्कर में पड़ना ही किसी को नहीं चाहिए। आप तो पार्टी को मजबूत करें, मेहनत करें, बहुमत लेकर के आए, सीएम भाजपा की बने, ये तय है। और यही काम हम सबको मिलकर के करना चाहिए। एक विवादित बयान पर आता हूँ। ये बयान भी बड़े आजकल विवादित, पॉलिटिशियंस, आप दोनों ही पार्टियों की बात करूँगा, अलग अलग बयान आते हैं। पिछले दिनों आपके ही एक साथी हैं, विधायक साथी हैं, आप सदन में, आप खुद नेता विपक्ष हैं, अजय चंद्राकर जी का बयान आया कि कवासी लखमा जो है वो कांग्रेस की आइटम गर्ल की तरह है। एक बड़ा, उसके बाद में कांग्रेस की वजह से सवाल उठने लगे, बोले आदिवासी अस्मिता की बात हो रही, आइटम गर्ल, ये सब चीज़ें थोड़ा सा बेटर सेंटेंस नहीं है। आप इसको कैसे देखते हैं? थोड़ा सा कैसे देखो, ये दोनों की खूब मित्रता है और एक दूसरे के ऊपर में बोलते रहते हैं। मैंने पहले भी कहा था कि बहुत गंभीरता से लेने की आवश्यकता नहीं है। दोनों साथ बैठे रहते हैं, गपशप मारते रहते हैं और अभी भी देखेंगे सत्र में वही होगा। मैं इंटरव्यू टेलीकास्ट तो आपका कल सुबह सत्र के समय में ही करूंगा, सारी चीज़ों से इसमें देखेंगे। इस सत्र के 5 प्रमुख बिंदु बता जिसके सहारे बीजेपी जाएगी कि नहीं सदन में, इस बात पर तो चर्चा होनी चाहिए। एक अंतिम सवाल आपसे चाहूँगा कि 5 बिंदु बड़े शॉर्ट में बताएंगे कि इन मुद्दों पर हम इस बार सदन में जा रहे हैं, जिसका जवाब हमें सरकार से चाहिए। देखिए, जिस आरोप को हम लोग लगाते आए हैं उसकी पुष्टि सरकार के कदावर मंत्री ने की कि ये सरकार गरीबों के हितैषी नहीं है बल्कि गरीबों के विरोधी है, और जिसके कारण उनको त्यागपत्र देना पड़ा। दूसरी बात, लगभग खाद और बीज के मामले में सरकार फेल हो गई है। घटनाएं लगातार अपराध की बढ़ती जा रही है। महिलाएं सुरक्षित नहीं है। अनाचार की घटना और एक नए संस्कृति को कांग्रेस ने जन्म दिया है, चाकूबाजी, चाकू घोंपना, उसका वायरल करना।
ऐसा कोई दिन नहीं है जो चाकूबाजी की घटना प्रदेश में ना हो। इसके पहले कभी नहीं रहा सर। इसके बाद में आप देखेंगे कि हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं। करप्शन का मुद्दा है, भ्रष्टाचार का मुद्दा है, आपका समय कम है, मुद्दे हमारे पास में बहुत ज़्यादा है, जिस मुद्दे को लेकर के हम विधानसभा में जा रहे हैं। तो कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है कि मुद्दों से ही चुनाव लड़ा जाता है और मुद्दे इतने हैं कि शायद कांग्रेस को अब जवाब देना पड़ेगा। अब जब विपक्ष में बैठी बीजेपी उनसे सवाल पूछेगी, सवाल कई सारे होंगे। खास तौर पे सबसे बड़ा मुद्दा होगा टीएस सिंहदेव का वो पत्र जिसने विपक्ष को एक नई एनर्जी दे दी है, कई सारे सवाल दे दिया। कहिए इनके सवालों को ही थोड़ा सा मजबूती के साथ बल मिल गया है। साथ में नशे का मुद्दा है, अपराध का मुद्दा है, खासतौर पर चाकूबाजी का मुद्दा है। वो तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसके सहारे भूपेश कहते हैं कि गढ़बो नवा छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के चार चिन्हारी, नरुआ गरुआ गुरुआ बाड़ी। और उन्हीं में सवाल पूछती नजर आ रही है कि किसानों के सवाल भी इस बार बड़ी गंभीरता के साथ उठाती हुई बीजेपी नजर आएगी। देखिए अभी 2023 के चुनाव में बहुत सारे रंग बाकी हैं। लेकिन धन्यवाद कौशिक जी इस कार्यक्रम में बाकी के साथ जवाब देने के लिए। आप तमाम मुद्दों पर हमारे साथ आए। अगली प्रोग्राम में फिर से आपसे चाहेंगे इस तरह का समय आपके साथ हमेशा मिलता रहे। धन्यवाद।